नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी विषय के अंतर्गत एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम है बातें प्रेमचंद की। बातें प्रेमचंद की पाठ के रचनाकार हैं श्री अवध नारायण मुदगल जी। तो सबसे पहले हम जो मुदगल जी रचनाकार हैं बातें प्रेमचंद की, इस पाठ के इनके बारे में जानते हैं। मुदगल जी का जन्म 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 2015 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। मुदगल जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। मुदगल जी ने अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के रचनाएं की, जिसमें से उन्होंने कविताएं लिखी, निबंध लिखे, उपन्यास लिखे तथा व्यंग्य लिखे। इसके साथ ही साथ मुदगल जी ने लगभग 25 सालों तक सारिका नामक पत्रिका का संपादन किया। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा मुदगल जी को सम्मानित किया गया। तो चलिए हम यह जानते हैं कि यह जो पाठ का नाम है बातें प्रेमचंद की, इस पाठ के अंतर्गत श्री मुदगल जी ने क्या क्या बताया है। थोड़ा मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि इस पाठ के अंतर्गत मुदगल जी ने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन के बारे में इस पाठ के अंतर्गत मुदगल जी ने हमें जानकारी दी है कि प्रेमचंद जी का बचपन कैसा था। वे बचपन में बहुत शरारती थे तथा उन्होंने किन किन समस्याओं का सामना किया, किस प्रकार से वे हिंदी साहित्य में रचना के क्षेत्र में गए, इन सारी बातों का जिक्र श्री मुदगल जी ने बातें प्रेमचंद की इस पाठ के अंतर्गत किया है। तो चलिए अब हम जानते हैं किताब के माध्यम से कि मुदगल जी ने क्या क्या प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम ये जानते हैं कि मुदगल जी द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। कुछ के नाम यहाँ पर हमारे इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिसमें वामा एवं छाया मसूर, पत्रिकाओं का संपादन, मेरी कथा यात्रा, कमबद्ध यह कहानी संग्रह है, मुंबई की डायरी, एक फरलांग का सफरनामा आदि। यह इन मुदगल जी द्वारा लिखित प्रमुख कृतियां हैं। गद्य के बारे में यहाँ पे थोड़ा दिया गया, इसको हम जानते हैं। प्रस्तुत आलेख में मुदगल जी ने प्रेमचंद के गांव, उनके बचपन, उनके शौक आदि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। यह जो रचना है या यह गद्य जो है, इसमें मुदगल जी ने मुंशी प्रेमचंद की बचपन से लेकर रचनाकार होने तक का जिक्र किया है। यह एक आलेख है। आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है लिपि, यानी लिखा हुआ। तो यह जो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लिखा हुआ है जो पाठ है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। प्रेमचंद के बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक, माँ की कमी आदि की छाप उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती हैं। मुदगल जी इस पाठ के माध्यम से हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी रचनाएं की या रचनाएं लिखी, उसमें मुंशी प्रेमचंद की बचपन की शरारतें उन्होंने अपनी लगभग सभी रचनाओं में अपने बचपन की शरारतें, भोलापन, शौक, माँ की कमी आदि का जिक्र किसी न किसी पात्र के माध्यम से अवश्य ही किया है। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, तुमने अपनी किताबों में प्रेमचंद की मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी होंगी। हम तुम्हें बताते हैं कि प्रेमचंद कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन की घटनाओं का असर उनकी कहानियों और बड़े बड़े उपन्यासों पर कैसे पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग मुंशी प्रेमचंद जी की कोई न कोई कहानी अवश्य ही पढ़े होंगे। जैसे आप लोगों ने पंच परमेश्वर पढ़ा है,
पढ़ा ही होगा। आगे हम चलते हैं, इस पाठ के अंतर्गत क्या लिखा है लेखक ने, उसको देखते हैं। दक्षिण के एक हिंदी प्रेमी थे, नाम था चंद्रहासन। हमारे भारत देश के दक्षिणी भाग के एक हिंदी प्रेमी थे जिनका नाम था चंद्रहासन। उनके मन में प्रेमचंद के दर्शन की बड़ी इच्छा थी। चंद्रहासन हमेशा ये सोचते रहते थे कि एक बार मैं प्रेमचंद से मिलूं। एक बार वे काशी आए। प्रेमचंद उन दिनों काशी में ही रहते थे। शाम को वे प्रेमचंद के घर आए। काफी देर बाहर खड़े रहे लेकिन कोई नजर नहीं आया। एक बार वो काशी में घूमने के लिए आए और उनको पता था कि मुंशी प्रेमचंद इन दिनों काशी में ही हैं। उनका घर पता करने के बाद उनके घर के बाहर आकर बहुत देर तक वो इधर उधर नज़र घुमाए, मतलब इधर उधर देखे, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आया। बेकार खांसने खुसने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। मुंशी प्रेमचंद जी के घर के पास जाकर वे जानबूझकर खांसने लगे ताकि कोई उनकी आवाज़ सुने तो पूछे उनसे। तब वो उनसे बोले कि मुझे प्रेमचंद जी से मिलना है, लेकिन ऐसा करने पर भी कोई असर नहीं हुआ, मतलब कोई नतीजा नहीं निकला, मतलब कोई परिणाम नहीं निकला। तंग आकर मतलब परेशान होकर दरवाजे पर आए और कमरे में झांका। चंद्रहासन जी तंग आकर मतलब परेशान आकर मुंशी प्रेमचंद जी घर के दरवाजे पर आए और कमरे के अंदर उन्होंने झांक कर देखा। झुककर उन्होंने झांका और उसके अंदर देखा। अंदर एक आदमी था। वह फर्श पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। चंद्रहासन ने सोचा शायद प्रेमचंद जी इस आदमी को बोलकर लिखाते होंगे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। जब चंद्रहासन जी कमरे के अंदर झांक कर देखें तो कमरे के अंदर उन्हें एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था और उस आदमी के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। और चंद्रहासन जी आगे बढ़कर बोले, उस आदमी से जो लिख रहा था उससे बोले कि मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूँ। आगे देखते हैं। फर्श पर बैठे आदमी ने नजरें उठाकर ताज्जुब से आगंतुक को देखा, कलम रख दी और ठहाका लगाते हुए कहा, खड़े खड़े मुलाकात करेंगे क्या? बैठिए और मुलाकात कीजिए, मैं ही। फर्श मतलब जमीन पर बैठा हुआ आदमी आवाज़ सुनकर अपने नजरें उठाकर मतलब ऊपर की तरफ आदमी की तरफ देखा। आदमी मतलब चंद्रहासन की तरफ ताज्जुब से, ताज्जुब मतलब होता है आश्चर्य से, आगंतुक का अर्थ आने वाला। मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर कौन आया था? चंद्रहासन जी। तो आश्चर्य से जब उस चंद्रहासन जी ने अंदर जाकर कहा कि मैं मुंशी प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूं, तो फर्श पर बैठे हुए आदमी ने चंद्रहासन की तरफ नज़र उठाकर आश्चर्य से देखा और कलम साइड में बगल में रखते हुए ठहाका लगाते हुए हंसते हुए उन्होंने कहा, खड़े खड़े मुलाकात करेंगे क्या? बैठिए मुलाकात कीजिए, बैठिए मुलाकात कीजिए, मैं ही। बोलते हैं बैठिए मुलाकात कीजिए, मैं ही प्रेमचंद हूँ। प्रेमचंद जी से ऐसी ही एक मुलाकात बस्ती निवासी ताराशंकर नासाद ने की थी। थोड़ा सा हम इसको एक बार फिर से जान लेते हैं, ध्यान दीजिए। मुंशी प्रेमचंद से मिलने के लिए चंद्रहासन जी जाते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी को ही पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे ही एक वाकये या किस्से का जिक्र श्री अवध नारायण मुदगल जी ने आगे किया है। देखिए इस पैराग्राफ में क्या उन्होंने कहा। प्रेमचंद जी से ऐसी ही एक मुलाकात बस्ती निवासी ताराशंकर नासाद ने की थी। उन दिनों प्रेमचंद जी लखनऊ के अमीनुद्दौला पार्क के सामने रहते थे। नासाद साहब उनसे मिलने लखनऊ आए। अमीनुद्दौला पार्क के पास उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको उनसे मिलवा दूं। मुंशी प्रेमचंद जी से मिलने एक बार बस्ती जिले के निवासी ताराशंकर नासाद जी आए। उन दिनों मुंशी प्रेमचंद जी लखनऊ शहर में
अनीमुद्दौला पार्क के सामने रहते थे। ये ताराशंकर नासाद जी पार्क के उनके घर के पास आए और उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी से नासाद जी कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का घर कहाँ है, ऐसा कुछ सवाल करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी या उस आदमी ने कहा कि चलिए मैं उनसे मिलवाता हूँ। यहाँ पर देखिए गौर करने वाली बात है कि जिस आदमी से नासाद जी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पूछ रहे हैं वह आदमी खुद मुंशी प्रेमचंद जी ही थे। आगे देखिए, वह आदमी आगे आगे चला और नासाद साहब पीछे पीछे। मकान में पहुंचकर उस आदमी ने नासाद को बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। जरा देर बाद वह कुर्ता पहनकर निकला और बोला, अब आप प्रेमचंद से बातें कर रहे हैं। देखिए कितनी हंसी वाली बात है कि जिस आदमी से नासाद जी मुंशी प्रेमचंद जी के घर का पता पूछ रहे थे, मिलने की बात कर रहे थे, वो आदमी खुद मुंशी प्रेमचंद जी थे। उन्होंने उनको वहाँ पार्क में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि चलिए मैं मुंशी प्रेमचंद जी से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। यह कहकर वह आदमी आगे आगे, मुंशी प्रेमचंद जी आगे आगे चलने लगे, नासाद साहब पीछे पीछे चलने लगे। उनके घर पहुँचे, घर के अंदर गए तो मुंशी प्रेमचंद जी घर के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद कुर्ता पहनकर निकले और कहते हैं कि अब आप प्रेमचंद से बातें कर रहे हैं। देखिए किस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे मुंशी प्रेमचंद जी। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो प्रेमचंद जी की बेबाकी, सादगी और भोलेपन की कहानियां सुनाती हैं। प्रेमचंद जी के चरित्र की यही बेबाकी, सादगी और भोलापन उनके कथा पात्रों में भी है। उनके साहित्य पर सबसे ज़्यादा असर उनके बचपन की घटनाओं का पड़ा है। तुम्हें पता है कि प्रेमचंद की बचपन ठीक तुम लोगों की ही तरह शैतानियों और शरारतों से भरा था। लो, मैं तुम्हें उनके बचपन के चंद वाकयात सुनाता हूँ। चलिए हम आगे देखते हैं। बेबाकी का अर्थ होता है कि व्यक्ति को मौन कर देने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला है। सादगी मतलब सादा, भोलेपन मतलब भोलापन। और ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन था। आगे हम देखते हैं। जब तुम बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर चलोगे तो शहर के करीब 4 मील के फासले पर एक गांव पड़ता है, लमही। यह छोटा सा गांव है। इसमें सभी जातियों के 35-40 घर हैं। यही उस गांव की आबादी है। इसी गांव में मुंशी अजायबलाल के घर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के गांव के बारे में लेखक ने बताया है। जब तुम बनारस से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ोगे तब बनारस शहर से लगभग 4 मील आगे चलने पर मुंशी प्रेमचंद जी का गांव लमही पड़ता है। यह एक छोटा सा गांव है। इस गांव में लगभग 35 से 40 घर हैं और एक ही बिरादरी के नहीं बल्कि अनेक जातियों के। और इसी गांव में मुंशी अजायबलाल के घर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। अजायबलाल मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी का नाम है। मुंशी अजायबलाल नेक तबीयत के आदमी थे। घर बाहर सब जगह वह अपनी बिसात भर दूसरों की मदद करते थे। वैसे बिसात ही कितनी थी, 10 रुपए पर डाक मुंशी हुए थे और 40 रुपए तक पहुँचते पहुँचते रिटायर हो गए। संयोग से पत्नी भी उनको अपने अनुकूल ही मिली। देखने में जितनी सुंदर, स्वभाव में उतने ही कोमल। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी और माताजी के बारे में लेखक ने लिखा है। मुंशी अजायबलाल यानी मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी नेक तबीयत, अच्छे सोच के आदमी थे, भले सोच के आदमी थे। घर और बाहर, घर पर और बाहर, दफ्तर आदि जगहों पर वे हमेशा अपने बिसात मतलब हैसियत के हिसाब से दूसरों की सहायता करते, मदद मतलब दूसरों की सहायता करते थे। वैसे उनकी बिसात, उनकी हैसियत कितनी थी, 10 रुपये महीने पर डाक मुंशी के पद पर वो कार्य करना चालू किए थे।
और उनकी पगार 40 रुपये होते होते वे डाक मुंशी पद से रिटायर हो गए। संयोग से उनको पत्नी भी मुंशी प्रेमचंद जी के अनुकूल उनके मुताबिक ही मिली थी। देखने में मुंशी प्रेमचंद जी की माता जी उनकी पत्नी यानी मुंशी अजायब लाल जी की पत्नी यानी प्रेमचंद जी की माता देखने में जितनी सुंदर थी और स्वभाव से उतने ही कोमल थी, उतने ही कोमल मतलब नम्र थी। लेकिन उन्हें एक दुख था, उनके बच्चे नहीं जीते थे। 2 लड़कियां हुई और दोनों जाती रहीं। गांव के औरतों ने शोर मचा दिया, आनंदी का अपने मायके जाना ठीक नहीं, वहाँ भूत लगते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी और माताजी दोनों को एक दुख था, उनके जो भी बच्चे पैदा होते थे वे जीते नहीं थे, वे मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो गांव की औरतों ने गांव में शोर मचा दिया, हल्ला कर दिया कि आनंदी मतलब मुंशी प्रेमचंद जी की माता जब मायके जाती हैं वहाँ पे उनको कोई बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा मर जाता है। लोग कहते थे कि मुंशी प्रेमचंद जी के ननिहाल में भूत है, जो बच्चा पैदा होता है वो मर जाता है भूत के कारण। आगे देखते हैं। भूत प्रेत की बात तो दिगर है, लेकिन यह सच है कि उनके बाद तीसरी लड़की जिंदा रही। उसका नाम सुग्गी था। उसके 6-7 साल बाद शनिवार 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। पिताजी ने इनका नाम धनपत और ताऊ ने नवाब रखा। नवाब में माँ के प्राण बसते थे। भूत प्रेत की बात दिगर है, दिगर मतलब दूसरी है। भूत प्रेत की बात तो दूसरी है, अन्य बात है, लेकिन यह सच है कि उसके बाद जब मुंशी प्रेमचंद जी की माता के घर जो बच्चे पैदा हुए, जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद जो तीसरी लड़की पैदा हुई वह जिंदा हुई, मतलब उसकी तीसरे बच्चे की मृत्यु नहीं हुई, वह जिंदा रही। और उस बच्ची का नाम, उस लड़की का नाम उनके माता पिता ने सुग्गी रखा था। और सुग्गी के पैदा होने के 6 से 7 साल बाद शनिवार के दिन 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। यहाँ पर देखिए प्रश्न बनता है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म किस सन में हुआ या कब हुआ? तो आप 1880 बता सकते हो। यदि किस दिन हुआ, किस तारीख को हुआ, तो आप 31 जुलाई बताओगे उत्तर। ठीक है। जब मुंशी प्रेमचंद जी पैदा हुए तब मुंशी प्रेमचंद जी के पिता ने अपने बच्चे का नाम यानी मुंशी प्रेमचंद जी का नाम धनपत रखा और उनके ताऊ ने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम नवाब रखा। नवाब में माँ के प्राण बसते थे। नवाब में यानी मुंशी प्रेमचंद में उनकी माता का प्राण बसता था, मतलब प्राणों से ज़्यादा प्रिय थे। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या है? यदि कोई प्रश्न करता है तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत और नवाब था। प्रेमचंद माँ के लाडले थे। ध्यान दीजिए, प्रेमचंद जी माँ के बेहद लाडले थे और शरारत कहिए या चूहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। आए दिन शरारतें करते रहते और घर पर उल्हाना पहुंचता रहता। मुंशी प्रेमचंद जी बचपन में माँ के बहुत ही लाडले थे, बहुत ही दुलारे थे। माता उनकी बहुत दुलार करती थी, बहुत प्रेम करती थी। और मुंशी प्रेमचंद जी बचपन में बहुत ही शरारत करते थे। शरारत कहिए या चूहल कहिए, चूहल मतलब हंसी, उनकी घुट्टी में थी, उनकी आदत में थी। ऐसे लगता था कि मुंशी प्रेमचंद जी को शरारत करने की और हंसी मजाक करने की कोई दवा पिलाई गई, जो हमेशा शरारत करते रहते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। और इन सब बातों के कारण हमेशा मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर उलाहना आता था, जिसको हम अंग्रेजी में कंप्लेन बोलते हैं। बच्चा
जब कोई अगल बगल आप जानते ही होंगे, जब किसी का बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मार देता है या कोई चीज़ ले लेता है, तोड़ देता है, ऐसे तो दूसरे जिसके बच्चे को मारते हैं तो मारने वाले बच्चे के घर पर उनके माता पिता, पेरेंट्स या घर के दूसरे सदस्य कंप्लेन लेके जाते हैं। उसी को हम उलाहना बोलते हैं। आगे देखिए, फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाना, मटर उखाड़ लाना रोज की बात थी। इसके लिए खेत वालों की गालियां भी खानी पड़ती थी, लेकिन लगता था कि उन गालियों से ऊख और मीठी, मटर और मुलायम हो जाती थी। उलाहने होते, घर में डांट फटकार भी पड़ती, लेकिन एक दो रोज में फिर वही रंग ढंग। मुंशी प्रेमचंद जी अपने बचपन में जब खेतों में ऊख की फसल तैयार होती थी, गन्ने की, ऊख मतलब गन्ने की फसल तैयार होती थी, तो किसी के भी खेत में घुसकर गन्ना यानी ऊख तोड़ लाते थे, उखाड़ लाते, तोड़ लाते थे। और जब मटर के खेतों में जाकर मटर के पौधे फसल से उसके फल सहित उखाड़ लाते थे। इसके लिए खेत वालों के द्वारा उनको बहुत सारी गालियां दी जाती थी। उनका यह मानना है कि जब ऊख तोड़ने पर गाली देते थे तो ऐसा लगता है कि ऊख और मीठी हो गई है, और मटर उखाड़ने पर जब गाली मिलती तो उनका मानना था कि मटर और मुलायम हो जाएगी। उलाहने और डांट फटकार डेली उनको अपने माता पिता से मिलता रहता था। जब उनको डांट फटकार मिलती थी तो एक दो दिन थोड़ा ठीक रहते थे, लेकिन जैसे एक दो दिन बीतता था फिर वह पुराने ही रंग ढंग में फिर से हो जाते थे। फिर वैसे ही ऊख तोड़ना, मटर उखाड़ना, मस्ती करना, हंसी मजाक करना फिर उनका चालू हो जाता था। ढेला जलाने में भी नवाब बड़े तेज और उस्ताद लड़के थे। टिकोरे पेड़ पर आते और उनकी चांदमारी शुरू हो जाती। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि दो तीन ढेलों में ही आम जमीन पर। पेड़ का रखवाला चिल्लाता ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर 9-2-11 हो जाती। वह लड़कों के सरताज थे। आज भी लोग बखान करते हैं, गुल्ली डंडे में भी माहिर। एक टोल लगा और गुल्ली वह गई करीब 100-150 गज दूर। ध्यान दीजिए, बचपन में मुंशी प्रेमचंद ढेला चलाने में उस्ताद थे। बचपन में ढेला चलाने में, डगर चलाने में उस्ताद थे, मतलब माहिर थे, कुशल थे। टिकोरे पेड़ पर आते ही, टिकोरा मतलब जब आम के पेड़ में फल आता है जो कच्चा रहता है और एकदम छोटा रहता है, छोटे आकार में, तो उसको हम टिकोरा कहते हैं। टिकोरा का अर्थ होगा आम का छोटा कच्चा फल। जैसे ही आम के पेड़ में टिकोरे आते थे उनकी चांदमारी शुरू हो जाती थी। चांदमारी मतलब निशाना लगाना। कहाँ निशाना लगाते थे? टिकोरों पर। आम के वृक्ष में जो टिकोरे आते थे, जैसे ही टिकोरे थोड़े से बड़े हुए तो मुंशी प्रेमचंद जी की निशानेबाजी ढेला के माध्यम से चालू हो जाती थी। ऐसा ताक कर निशाना मारते कि 2-3 ढेलों में ही आम जमीन पर। ऐसा ताक कर निशाना लगाकर मारते, 1 या 2 ढेले में ही। जिस आम के ऊपर निशाना लगाए 1 या 2 ढेला, उससे ज़्यादा नहीं, आम जमीन पर आ जाता। पेड़ का रखवाला चिल्लाता रह जाता और आम के बगीचे में या आम के पेड़ का रखवाली करने वाला व्यक्ति मुंशी प्रेमचंद जी के ढेला चलाने पर चिल्लाता रहता, मत तोड़ो मत तोड़ो, कौन है कौन है, ऐसा कहता रहता। फिर भी नवाब की मंडली, मंडली मतलब ग्रुप, नवाब मतलब मुंशी प्रेमचंद जी के जो बच्चों का ग्रुप था वह आम बीन बटोर कर 9-2-11 हो जाते हैं। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, ये मुहावरा है। 9-2-11 होना, 9-2-11 कर देता भाग जाना। आम के पेड़ के पास पहुंचकर तुरंत फटाफट आम के पेड़ पर ढेला चलाते और जैसे ही वो आम का रखवाली करने वाला व्यक्ति चिल्लाते हुए उन लोगों के पास आता, इतने में सारे के सारे बच्चे आम की जो टिकोरे थे वह बिन बटोर कर 9-2-11 हो जाते, मतलब भाग जाते। एक बात का और जिक्र किया है यहाँ पे लेखक ने, गुल्ली डंडे में माहिर थे। माहिर मतलब निपुण, कुशल।
बचपन में मुंशी प्रेमचंद जी गुल्ली डंडा खेलने में बहुत ही निपुण थे। एक टोल लगा, गुल्ली गई करीब 150-200 गज दूर, 100-150 गज दूर। टोल मतलब जैसे गिल्ली पर डंडे से थोड़ा धीरे से मारते, जब वो गिल्ली उछलती है तो उसी उछलने पर भी उसको डंडे से मार देते हैं, वो टोल। समझे आप सभी लोग? मुझे आशा है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। 150-200 गज की दूरी पर चली गई। इतने जोर से मारते थे कि जो गिल्ली होती थी वो बहुत ही दूर चली जाती थी। 1 गज में 3 फीट होता है, तो 100 गज में लगभग 300 फीट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और पाठ में लिखी गई बात को समझने की कोशिश करिए। मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही समझ में आएगा। इस पाठ के बचे हुए हिस्सों को हम अगले वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।